क्वालिटी इन्वेस्टिंग एक इन्वेस्टिंग है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्वालिटी इन्वेस्टिंग का है क्या? अच्छा क्वालिटी के स्टॉक खरीद लिए आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा बन जाएगा। कि कोई स्टॉक है जो बहुत अच्छा कर रहा है, पिछले 3 साल में उसने 6 गुना 7 गुना 10 गुना रिटर्न्स भी दे दिए, फंडामेंटल्स बढ़िया है, टेक्निकल्स बढ़िया है, इन्फ्लुएंसर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं ये स्टॉक खरीद लो, CNBC वाले बोल रहे हैं, एंड द मोमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स बाय, ये स्टॉक आपको यहाँ मिलता है 30% करेक्शन पर। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर पैसा लूज करते हैं या फिर पैसा नहीं बनाते हैं, उसका एक ही रीजन है, आपने क्वालिटी स्टॉक्स ले लिए, इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो क्वालिटी स्टॉक से भरा पूरा है। इसका मतलब ये नहीं है आप रिटर्न्स बनाएंगे, लेकिन आप वो जो 5 गुना 10 गुना मल्टीबैगर आप बनाने वाले हो, आने वाले 5 साल में और 7 साल में आपको बनाना है, ना कि 25 साल में। जो सीक्रेट है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का वो है, तो हमको अगर हमने इस पर फोकस कर लिया, आपका बड़ा पैसा बनने वाला है। यहाँ पे कहीं पे भी मैं अगर एंटर कर रहा हूँ, I'll be making money. राइट। और इसको अगर किसी ने फाइंड आउट कर लिया तो वो नेक्स्ट साइकिल को राइड भी करेगा, 5x 10x 18x 20x जो बनाना होगा वो बनाएगा। जितने भी स्टॉक्स में हमने मल्टीबैगर रिटर्न बनाए हैं वो हमने कहां पर खरीदे हैं साइकिल्स के, वो उसके लिए हम पढ़ेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग टूल वो है सिक्लिकल ट्रिगर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हमारे साथ फिर से जुड़े हैं निखिल गांगल सर, जिनका पिछले 4 साल में बहुत ही फिनोमिनल रिटर्न्स रहा है मार्केट्स में। अराउंड 30 to 35% के रिटर्न्स ही जनरेट कर चुके हैं इन द लास्ट 4 years। टोटल एसेट अंडर एडवाइजरी इनके पास आज के टाइम पे 300 करोड़ से भी ज़्यादा है और इनकी एज मात्र 32 से 33 साल है। ऑलराइट, नो डाउट इन्होंने बहुत ही एक अच्छी फील्ड में पढ़ाई की थी, बहुत ही अच्छे इंजीनियर बने थे, बट एज ऑल इंजीनियर्स थोड़ा पिवट लिया, वो पिवट लेके फाइनेंस में आए और फाइनेंस में बहुत ही अच्छे से चीज़ें ग्रो की। एंड एट द वेरी सेम टाइम इनका जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है वो पिछले 4 साल में जिस तरह से लोगों ने पैसा बनाया उससे काफ़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू और सिक्लिकल इन्वेस्टिंग ज़्यादा फॉलो करते हैं, जहाँ पे मार्केट में कब एंटर हो रहे हैं कब एग्जिट हो रहे हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आज हम इनके साथ समझेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, क्या थॉट प्रोसेस से ये इतनी बड़ी यूनिवर्स ऑफ इंडियन स्टॉक्स से स्टॉक्स निकालते हैं और फाइनली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। सो विद दिस आई वेलकम यू निखिल सर। थैंक यू। हमने लास्ट टाइम एक डिस्कशन किया था जो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सारे लोगों को अच्छा लगा था। सो इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट, सबसे पहले बताइए आपकी थॉट प्रोसेस क्या रहता है, आप कैसे अपने मार्केट्स को देखते हो? तो थैंक्स अ लॉट कुणाल, पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक हम लोग प्रोसेस बेस्ड इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं। वी डोंट जस्ट गो फॉर हंट एंड डिसाइड टू चूज कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स। हम लोग ने एक प्रोसेस बनाया हुआ है और उस प्रोसेस में जो स्टॉक्स आते हैं हम उनको होल्डिंग करके एक अच्छे रिटर्न्स बनाने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है सर, कैसे सोचते हो, सेंटिमेंट्स को कैसे देखते हो, फंडामेंटल पैरामीटर्स क्या निकालते हो, उसको एक बार आप वॉक थ्रू कर सके तो। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी इन्वेस्टिंग एक इन्वेस्टिंग है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्वालिटी इन्वेस्टिंग का है क्या? ओके, मतलब वेरी नाइसली सेड, यस। अच्छा क्वालिटी के स्टॉक खरीद लिए आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा बन जाएगा। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स आपने खरीद लिए मतलब आपके पोर्टफोलियो में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, बस। करेक्ट, दिट डज नॉट गिव यू गारंटी कि आपका पैसा बनेगा। करेक्ट, बट अगर उनको आपने अच्छे वैल्यूएशन पर खरीदा तभी एक एश्योरेंस आता है कि आपका पैसा बनेगा। ओके। लेकिन कब बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टॉक्स आपका 25 साल में 5 गुना होता है तो आपने प्रैक्टिकली कुछ नहीं कमाया। करेक्ट। तो इसीलिए पैसा कब बनेगा वो चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको सिक्लिकल इन्वेस्टिंग की जरूरत है। तो सर वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसे आपने बहुत राइटली पॉइंट बोला, 1999 में 2000 में अगर इन्फोसिस को हम उसके पीक पे बाय करते तो आज भी अगर हम उसका रिटर्न देखते तो सिंगल डिजिट के में आता। Right. तो राइट टाइम पे बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली आपको मेरा फंड जो मैनेज करने के लिए, उसके अलावा किस तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ मार्केट्स को, क्या स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकता हूँ, आप क्या सोचते हैं? डेफिनेटली हम यही चीज देखने वाले हैं और इसी $1 मिलियन क्वेश्चन को हम एक अनफ्रीज करेंगे कि एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का रीजन क्या है और उनका क्या सॉल्यूशन है। तो हम चालू करते हैं क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं वो इन क्यूरियस केसेस को फेस करते ही करते हैं। कितनी बार रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा होता है कि कोई स्टॉक है जो बहुत अच्छा कर रहा है, पिछले 3 साल में उसने 6 गुना 7 गुना 10 गुना रिटर्न्स भी दे दिए, फंडामेंटल्स बढ़िया है, टेक्निकल्स बढ़िया है, इन्फ्लुएंसर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं ये स्टॉक खरीद लो, CNBC वाले बोल रहे हैं, राइट। एंड द मोमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स बाय, ये स्टॉक आपको यहाँ मिलता है 30% करेक्शन पर, ओके, राइट। द मोमेंट यू बाय,
जैसे कि ये आपका वेट कर रहा था, आप खरीदोगे और गिर जाएगा। आई थिंक ये हर घर की स्टोरी है सर। राइट। दूसरा क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर ये है, इन्वेस्टर थोड़ा सा पहले से इंटेलिजेंट हुआ, उसने ये सोचा, उसने ये पैटर्न फाइंड आउट किया कि हर बार ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे भी आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो हर बार ऑल टाइम हाई बनाने से पहले ये करेक्ट भी हो रहा है 30-40%, कंसोलिडेट थोड़ा सा। राइट। तो उसने इंस्टीड ऑफ बाइंग, जहां हमने पहले बोला ऑल टाइम हाई पर बाय करने की बजाय, उसने 30-40% का वेट किया। अभी स्टॉक 30% करेक्ट भी हो गया। अब यहाँ पर उसको कुछ इंडिकेटर मिले, वॉल्यूम मिला या फिर एक RSI या जो भी हम कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर देख के, राइट। और यहाँ पर कुछ मीडिया हाउसेस ने भी बोल दिया कि कंपनी में दोबारा से बाइंग हो रही है। हर बार ये स्टॉक 30% करेक्ट करने के बाद ऑल टाइम हाई बना रहा है, बट जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर बाय करता है, ऑल टाइम हाई बनाने की बजाय वो ऑल टाइम लो बना देता है। करेक्ट। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, खासकर इस बियर मार्केट में, 24 से 25 वाला मार्केट था। क्योंकि लोगों ने सोचा 30% करेक्शन है, खरीद लेता हूँ, 40% करेक्शन है, अंडर वैल्यूड हो गया है, और वो अंडर वैल्यूड होते चला गया, स्टॉक 70-80% गिर गए। करेक्ट। तीसरा क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर क्या है, मान लो कि कोई स्टॉक है जो ऑलरेडी 60-70% गिर चुका है, सारे वैल्यूएशंस लगा लिए, स्टॉक तो अंडर वैल्यूड ही है। करेक्ट। रिटेल इन्वेस्टर ने खरीद लिया, लेकिन स्टॉक में कुछ नहीं होता। करेक्ट। 3 साल 4 साल आप रखे रहते हो, वो एक ही फेज में रहता है, लगाड़ बन जाता है, राइट। और चौथा और सबसे फनी रिटेल इन्वेस्टर का क्यूरियस केस क्या है, वो ये है कि एक स्टॉक था जो लगाड़ था, 4 साल 5 साल तक लगाड़ रहा, कोई फंडामेंटल्स नहीं है, टेक्निकल्स नहीं है, न्यूज आर्टिकल वाले भी उसके लिए बुलिश नहीं है, एंड फाइनली डिसाइड करता है इन्वेस्टर कि मैं इसको निकाल देता हूँ, अपना पैसा कहीं और लगाता हूँ, और वो स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है। करेक्ट। आने वाले 6-7-8 महीने में ही। तो इनको मैं क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर बोलता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो मार्केट में है, उसके साथ ये केस नहीं हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता। इधर ही इज लाइंग और ही केम इनटू मार्केट लेट्स से 40 इयर्स बैक, तो उनको याद नहीं है। क्या रीजन है कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर पैसा लूज करते हैं या फिर पैसा नहीं बनाते हैं? उसका एक ही रीजन है, और वो मैं आज फिगर आउट करने वाला हूं आपके सामने। क्या रीजन है, किस तरह से करना है, और सारी बातें। तो रीजन मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स लूज मनी इज नॉट गेटिंग द साइकिल राइट। करेक्ट। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, आपने क्वालिटी स्टॉक्स ले लिए, इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो क्वालिटी स्टॉक से भरा पूरा है। करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है आप रिटर्न्स बनाएंगे। अगर आपने क्वालिटी स्टॉक्स को वैल्यूएशन अच्छे पर खरीदा, तो इस बात का एश्योरेंस है कि आप रिटर्न्स बनाओगे, लेकिन कब बनाओगे ये नहीं पता। आप 5 गुना 25 साल में भी बना सकते हो। करेक्ट। लेकिन आप वो जो 5 गुना 10 गुना मल्टीबैगर आप बनाने वाले हो, आने वाले 5 साल में और 7 साल में आपको बनाना है, ना कि 25 साल में। तो वहां पे यू हैव टू गेट द साइकिल राइट। करेक्ट। सर ये वैल्यू स्टॉक्स में ही एप्लीकेबल है मेनली? मोस्टली यस, क्योंकि साइकिल्स इज ऑल अबाउट टर्न अराउंड। करेक्ट। एंड टर्न अराउंड हमेशा लोअर वैल्यूएशन और हायर वैल्यूएशन से ही होते हैं। करेक्ट। ज्यादातर हम ट्रैप्स भी देखते हैं, कोई भी ट्रैप अगर आप देखोगे, वहां उसने रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करना और वैल्यू को डिटोरिएट करना हायर वैल्यूएशन से ही चालू किया होगा। राइट। चाहे आप यस बैंक की बात कर लो पिछली साइकिल में, इस साइकिल में आप गैंसोल की बात कर लो, कितने भी एसएमई स्टॉक्स की बात कर लो, जो 200 के पी बाई चल रहे थे, और आज की डेट में 10 और 12 के पी बाई पर बचे हैं, 70% करेक्शन हो गया। करेक्ट। तो ये ज्यादातर वैल्यू में ही आपके दिखता है ट्रैप। ओके। बट अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पर देखो तो ग्रोथ में भी दिखता ही है, क्योंकि हर कंपनी ग्रो ही कर रही है। राइट। वैल्यू भी ग्रोथ स्टॉक से बनी जाता है, एग्जैक्टली बढ़ने लगता है। करेक्ट। एग्जैक्टली। तो सर ये साइकिल कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं कि राइट हो जाए? तो न्यूबी इन्वेस्टर्स, जैसा मैंने बोला, न्यूबी इन्वेस्टर्स ऐसा सोचते हैं क्वालिटी कंपनी खरीद ली, हो गया, अभी तो आई एम एंटाइटल्ड टू मेक मनी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी एक पहला स्टेप है, वैल्यूएशन दूसरा स्टेप है, और जो रियल गेम है, जो सीक्रेट है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का, वो है द रियल गेम इज टू गेट द साइकिल राइट। फॉर एग्जांपल से एशियन पेंट्स, जैसे मैं एक स्टॉक देख रहा था, पिछले साल गिरना चालू हुआ और इतना क्वालिटी स्टॉक है, राइट, पिछले 20 साल से हमेशा गुड क्वालिटी रहा है, फिर भी गिरा 30-40%। एशियन पेंट की हम बात करेंगे इसमें। ठीक। तो एग्जैक्टली मतलब वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब बाई कर रहे हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर, करेक्ट, 2020 में अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में कुछ बोलते हो, वैल्यूएशन के बारे में, जनता गाली देती थी आपको सोशल मीडिया। उसका तो 60-70 का मल्टीपल बनता ही है। राइट, 70 का मल्टीपल तो डेफिनेटली बनता है। जब उसका आरओसी गिरना भी चालू हुआ, लोगों ने बोला कि ये तो ठीक है, चलता रहता है, लेकिन आज 6 साल हो गए, कुछ पनिश कर दिया मार्केट ने। करेक्ट।
यस, वेरी Right. एक्साइटेड सर, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो जैसा मैंने बोला, द रियल गेम इज टू गेट द साइकिल राइट, करेक्ट, एंड टू गेट द साइकिल राइट पहले हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि साइकिल्स होते क्या है। करेक्ट। तो लेमैन टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ कि साइकिल्स क्या होते हैं। वैसे हमें फाइनेंस में पीएचडी नहीं करना, लेकिन हमको इतना पता होना चाहिए कि हमारे स्टॉक प्राइस को कौन सी साइकिल्स अफेक्ट कर रही है, राइट। तो 3 साइकिल हैं जो हमारे स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करती है। पहली इकोनॉमिक साइकिल, दूसरा बिजनेस साइकिल, तीसरा सेंटिमेंटल साइकिल। करेक्ट। तो इकोनॉमिक साइकिल क्या है, बिजनेस साइकिल क्या है, सेंटिमेंटल साइकिल क्या है, ये हम समझ लेते हैं। इकोनॉमिक साइकिल किसी भी देश की साइकिल है। कोई भी कंट्री अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये एक Correct. डेकेडल साइकिल है। कंट्री हमारा जैसे भारत देश है, पिछले 30-40 साल से अच्छा ही कर रहा है। आफ्टर लिबरलाइजेशन चाइना अच्छा कर रहा है, Correct. अमेरिका अच्छा कर रहा है। Correct. कुछ यूरोपियन कंट्रीज आप देख सकते हो डाउन साइकिल में जा चुकी हैं, उनकी जीडीपी माइनस में आने लगी है, करेक्ट। राइट। तो ये वो है। दूसरा है बिजनेस साइकिल। बिजनेस भी कंट्रीज के जैसे ही साइकिल्स में जाता है, करेक्ट। बट इनकी स्टोरीज डेकेडल नहीं होती। हर 4 साल में, 5 साल में आपको चेंज होती मिल है। सकते हैं। करेक्ट। हर 5 साल में वो अप साइकिल में जाएगा, फिर 5 साल बाद Correct. डाउन साइकिल में जाएगा। Right. ये कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की वजह से हो सकता है, टैक्सेशन पॉलिसीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसके अलावा सप्लाई डिमांड, सबसे बड़ी बात, कॉम्पिटिटर्स, बहुत सारी चीजें हैं। जब बिजनेस साइकिल अप साइकिल से डाउन साइकिल, और Correct. डाउन साइकिल से अप साइकिल में भी जा Correct. सकता है। और तीसरा साइकिल है सेंटिमेंटल साइकिल। ये शायद छोटी और छोटी हो जाती है। राइट, ये मोस्टली सेंटिमेंटल है। किसने खरीदा, कब आरएसआई हुआ, कब शॉर्ट सर्किट, अपर सर्किट लगा, या फिर किस फंड मैनेजर के खरीदने पर 20% भागा, किसका बाय रेटिंग आया। राइट। तो करेक्ट। पीएनएल बैलेंस शीट्स के सेम रहते हुए स्टॉक्स 20-30% ऊपर, 20-30% ऊपर नीचे जाते हैं हर साल, Right. वो सेंटिमेंटल साइकिल है। करेक्ट। अभी इंडिया के साथ अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, मोस्ट पीपल वांट टू प्ले हियर। करेक्ट। उनको वही 20% बनाना है, 30% बनाना है। वो देख रहे हैं कि कहाँ पर आरएसआई लग रहा है, या फिर कहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ पर वॉल्यूम आ रहे हैं, और ज्यादातर लोग यहीं पर फंस के रह जाते हैं और कोई रिटर्न नहीं बना पाते हैं। जबकि मोस्ट ऑफ द मनी वो हमारी बिल्ड होती है यहाँ पर। इसको तो मेरे को मान के चलना है कि कॉन्स्टेंट अगर अच्छा कर रहा है, तब जाके बिजनेस को मैं टाइम कर लूंगा तो अच्छा पैसा बन जाएगा। राइट, करेक्ट। दिस इज नथिंग बट मैक्रो, करेक्ट। जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं। वो ट्रम्प आ गया, या Correct. फिर ये हो गया, या फिर वो हो गया। ये इसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, बट अपनी कैलकुलेशंस में नहीं लेना है। और ये लॉन्गर टर्म में स्टेबल ज्यादा रहता है। राइट। ओके। तो हमको अगर हमने इस पर फोकस कर लिया, तो ये कुछ भी हो, आपका बड़ा पैसा बनने वाला है। यहाँ पे कहीं पे भी मैं अगर एंटर कर रहा हूँ और ये साइकिल प्ले कर रहा हूँ, तो I'll be making money. राइट। और Okay. इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल यहाँ पे खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां से साइकिल चालू हो जाए ऊपर की, उसमें बीच में ऊपर भी खरीद लूंगा खरीद तो बन जाएगा। तो करेक्ट। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये Right. $1 मिलियन क्वेश्चन है। राइट। राइट। क्योंकि यहाँ पे खरीदने में, जैसे आपने कहा, क्यूरियस केस बन जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। हो Right. सकता है यहाँ खरीद लिया, फिर वो जो थर्ड केस था और नीचे आ जाए। राइट, वो हम क्यूरियस केस की बात करेंगे हाँ, इसमें। तो वो भी हो सकता है। तो कैसे होगा सर ये चीज? जैसा मैंने बोला, सबसे बड़ा पैसा बिजनेस साइकिल में Correct. बनता है। तो बिजनेस साइकिल को थोड़ा सा लेमन टर्म्स में समझ लेते हैं। करेक्ट। जैसे मान लीजिए आपकी ये बॉटल बनाने की फैक्ट्री है, Correct. आप इसको 4 रुपए में बनाते हो, 10 रुपए में बेचते हो, करेक्ट। राइट। तो आपका आरओआई हो गया करीब करीब 200%, 150%, राइट। एंड आपके ओपीएम्स अच्छे हैं, आपका EBITDA अच्छा है, सब Correct. कुछ अच्छा है। आप कंपनी ऑन करते हो, उसका स्टॉक प्राइस जो 100 रुपए था, अभी 1000 रुपए चला गया, राइट। बट आपके एक्स एम्प्लॉइज भी ये बात देख रहे हैं, Correct. गवर्नमेंट भी ये चीज देख रही है, आपके इन्वेस्टर्स भी ये Correct. चीज देख रहे हैं, और कॉम्पिटिटर्स भी देख रहे हैं। करेक्ट। क्या होगा, आपके रिलेटिव्स भी देख रहे हैं, कोई Right. अगर वैसा हो तो तो कोई रिलेटिव आपके एक्स एम्प्लॉइज के मिलके साथ मिलके सेम फैक्ट्री डाल सकता है और 7 रुपए में बेचना चालू कर सकता है। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर गया, कंपटीशन आ गया, राइट। कल की डेट में गवर्नमेंट आपको बोल सकता है, यार आप 4 रुपए का बना रहे हो, 10 रुपए का बेच रहे हो, तो ये रेगुलेशंस फलाने रेगुलेशंस के खिलाफ है, तो आप इसको ऐसा मत करो, 8 रुपए बेचना चालू करो। तो ये रेगुलेशन, तो एक रेगुलेशन हर्डल, ये एक सप्लाई डिमांड हर्डल आ गया, राइट। यहाँ से आपकी उल्टी गिनती कहते हैं वो शुरू हो गई। यहाँ से साइकिल खराब होने लग जाती है मेरे लिए। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे थे, आप यहाँ पर आ गए, और फिर यहाँ से आपका ये दिन चालू हो गया। करेक्ट, राइट। अब आप क्या करोगे एज अ बिजनेसमैन? सबसे पहले तो आप कॉम्पिटिटर्स को किल करने की कोशिश करोगे। आप क्लाइंट्स के पास जाओगे, आप उनको बताओगे मेरा पानी क्वालिटी अच्छी क्यों है, हम सर्विस इतनी अच्छी क्यों देते हैं, हमारी प्लास्टिक क्यों अच्छी है, एंड सबसे बड़ी बात, हम रिलायबल क्यों है। करेक्ट। इसके अलावा आप गवर्नमेंट के पास भी जाओगे, गवर्नमेंट को भी बताने की कोशिश करोगे कि इतने रेगुलेशन इस बिजनेस में अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि हम ये हर्डल्स झेल रहे हैं, राइट। जब तक आप ये सब करोगे, आपकी साइकिल तो डाउन साइकिल में आप जा ही चुके हो। 1000 रुपए का स्टॉक ऑलरेडी 200 रुपए रह चुका है। करेक्ट। 3 से 4 साल में आपने
ये 4-5 में से मान लो 3 या 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, राइट, आपका ओपीएम फिर से स्टेबलाइज हो गया और वहां से धीरे धीरे आपकी साइकिल फिर से अप होने लगी करेक्ट, और फिर से वो जो 200 रुपए का स्टॉक प्राइस था वो 2000 पहुंच गया। करेक्ट, तो इस तरह से ये बिजनेस साइकिल चलती है और इसको अगर किसी ने फाइंड आउट कर लिया तो वो नेक्स्ट साइकिल को राइड भी करेगा, 5x 10x 18x 20x जो बनाना होगा वो बनाएगा, राइट। तो स्टॉक प्राइस इज नथिंग बट ओवरलैप या फिर सुपर इम्पोजिशन ऑफ दीज 3 साइकिल, करेक्ट, इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल एंड सेंटिमेंटल साइकिल। इसको मैंने दिखाने की भी कोशिश की है प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कि ये दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी एडवाइजर में हम क्या करते हैं, हम इसको स्टॉक प्राइस को रिवर्स इंजीनियर करते हैं इकोनॉमिक, बिजनेस साइकिल और सेंटिमेंटल साइकिल में एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आपने हमेशा सुना होगा इंट्रिंसिक वैल्यू कॉन्सेप्ट, जो फेयर वैल्यू है या जो मार्केट बिजनेस का एक्चुअल प्राइस होना चाहिए। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू में इश्यू ये है कि आपने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आप उससे कितने नीचे खरीदोगे? 30%, 40%, 50%। अगर आपने 30% भी खरीदा, वहां से भी 40% करेक्शन कर सकता है, डिपेंड करता है ना, क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कहाँ जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी है, कहाँ प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, कहाँ प्रॉब्लम कम है, राइट। और इसीलिए हमने उस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए हमने मिनिमम और मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना चालू किया। ओके, जिससे कि इसकी भी सर रेंज कैलकुलेट करते होंगे आप या फिर एक एग्जैक्ट नंबर ही करते हो? ये एक एग्जैक्ट नंबर ही कैलकुलेट होता है। ओके, ये फॉर्मूले को हमने पब्लिक नहीं किया है, लेकिन इसका इक्वली इफेक्टिव फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कैसे वैल्यूएशन करना है लास्ट में, ओके, राइट। तो अभी साइकिल को समझ लेते हैं, लेकिन ठीक है। तो क्या होता है जब आप बिजनेसेस को टॉप ऑफ साइकिल बाय करते हो, मान लो कोई बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, मैंने इस बोतल की बिजनेस की बात की, एक जैसा आप बिजनेस साइकिल देख पा रहे हो, टॉप के बिजनेस साइकिल पर है, आपने वहां खरीदा एंड सेंटिमेंटल साइकिल भी टॉप पर है, मतलब न्यूज और इन्फ्लुएंसर सब आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अगर आप वहां खरीद रहे हो तो आप यहां खरीद रहे हो, करेक्ट, राइट। मान लो कि कोई न्यूज आई, गवर्नमेंट ने आप पे रेगुलेशन जो बात हुई थी हमने लगाया, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स ने चालू किया और आपका स्टॉक 30% करेक्ट हो गया, तो आपका सेंटिमेंटल साइकिल डाउन हो गया, करेक्ट, लेकिन बुरा वक्त आपका चालू हुआ है, राइट। तो आप वहां की जगह यहां खरीद रहे हो, राइट। तो ये होगा आपका क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर 1, ये आपका क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर 2। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ जाता है वहां से और फिर वापस गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक करेक्ट होता है तो लोगों को लगता है ये स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, राइट, और वो पुरानी ग्रोथ को एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। 30% पहले चला तो अभी और 30% ग्रोथ तो आएगी वो बिजनेस में, ग्रोथ CAGR पुराने पकड़ लेते हैं 30% 40%, और वो 30% को मान लेते हैं कि अंडर वैल्यूड हो गया। और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ जैसे इंडिकेटर भी सबसे ज्यादा आपको ट्रैप में यही फंसाते हैं, करेक्ट, क्योंकि ग्रोथ पहले से है, स्टॉक करेक्ट हुआ 40%, वो PEG जो आपका 40 था वो करीब करीब 20 के आसपास आ गया, आपको लगता है ये अंडर वैल्यूड, पैग मेरे को 1 से या 2 से कम दिखने लग जाता है, राइट, करेक्ट। और सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो यहाँ फंसते हैं, स्टूपिड लोग यहाँ फंसते हैं, बट उनकी बात नहीं करेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर बाय करो या यहाँ पर बाय करो, आपका फ्यूचर सेम ही रहने वाला है, वो आप कंसोलिडेट फेज पूरा 3-4 साल 5 साल का निकल जाएगा, 5-6 साल। अगर आपने लार्ज कैप लिया है तो आपको टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा, 10-20% 40% करेक्शन, लेकिन अगर आपने स्मॉल कैप लिया है तो आप 60-70% से निपट जाओगे, ओके। और 6-7 साल तक आपके अंदर पेशेंस रहेगा नहीं, या तो आप नीचे ही एग्जिट कर दोगे, या तो यहाँ एग्जिट कर दोगे, या तो कहीं एग्जिट कर दोगे, या तो रिकवर होते मेरे कॉस्ट पे आएगा तब एग्जिट कर दूंगा और वो ऊपर वाली साइकिल फिर से मिस कर दोगे, करेक्ट, राइट। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आपने एशियन पेंट की बात करी, सबसे पहले एशियन पेंट की बात करते हैं। ये मैंने 2022 में मैंने पब्लिकली ट्वीट किया था, वन ऑफ माय स्टॉक KRBL is 10% down while Asian Paint is only down 1.3%. I would still buy more of KRBL today than the Asian Paints at current valuation. This is delayed gratification for me. क्या हुआ एशियन पेंट में? एग्जैक्टली यही हुआ, करेक्ट। बिरला वापस आया, उसने अपनी नई फैक्ट्री खोली, इनकी सप्लाई डिमांड में थोड़ा सा इशू आ गया, करेक्ट, और उसकी वजह से आज 4 साल हो गए हैं एशियन पेंट्स ने कुछ रिटर्न्स नहीं दिया, करेक्ट। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और हम बताएंगे कि किस तरह से हम बता सकते थे आज से 4 साल पहले कि इनका साइकिल का टॉप बन चुका है, राइट। दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने आपको बताया हम मैक्सिमम इंट्रिंसिक और मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 2020 में हमने मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर की 3059। आज 5 साल हो गए, 2873 का टॉप बनाया अभी तक, ओके, राइट। इसको भी एग्जांपल को हम देखेंगे, करेक्ट। 2021 में हमने ये आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें मैंने ट्रैप्स की बात की थी। मैंने ट्रैप्स में 2 सेक्टर्स की बात की है, IT और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज,
और एग्जैक्टली वही फॉर्मूला मैंने बताया कि स्टॉक करीब 20 से 25% करेक्ट हो गए हैं, तो लोगों को लग रहा है अंडर वैल्यूड हो गए हैं, करेक्ट बट वो अंडर वैल्यूड नहीं है। और एग्जैक्टली यही फ्यूचर मिला आईटी और स्पेशलिटी केमिकल Correct. वालों को। एंड फाइनल एग्जांपल 16th of October 2024, मतलब जो डाउन साइकिल चालू ही हुआ था सितंबर में, उसी टाइम पर हमने 6 एग्जिट, मतलब अपने एडवाइजरीज और स्मॉल केस में सबसे बड़ा एग्जिट पिछले 4 साल का हमने दिया, बिकॉज हमको पता था कि मार्केट सिक्लिकल शिफ्ट इज विजिबल एंड सम पॉकेट्स हैव बिकम वे ओवर वैल्यूड। ये भी पब्लिक ट्वीट है, करेक्ट राइट। नाउ क्या होता है जब हम स्टॉक्स को बॉटम ऑफ साइकिल पर बाय करते हैं? राइट इकोनॉमिक साइकिल जो अपना काम कर रही है वो कर रही है, बिजनेस साइकिल आपकी नियरली टू बॉटम है, करेक्ट सेंटिमेंटल साइकिल अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है। Correct. इन बोथ केसेस आप यहाँ खरीद रहे हो, करेक्ट और जब आप यहाँ खरीदोगे तो आपका ये फ्यूचर होने वाला है, करेक्ट। इसमें पेशेंस होल्ड करना पड़ेगा पूरी विंडो में, राइट। बट पेशेंस का अमाउंट भी कम होगा, राइट जैसे ज्यादातर वैल्यू इन्वेस्टर 5-5 साल तक वेट करते हैं Correct. कॉस्ट को 0-0 तक आने के लिए। राइट तो वैल्यू इन्वेस्टर से भी एक कदम आगे हो आप, कि आपको 10 साल होल्ड नहीं करना पड़ेगा, 3 से 4 साल में आपको रिटर्न्स दिखना चालू हो जाएंगे, करेक्ट राइट। तो इसीलिए हमारा होल्डिंग पीरियड भी 3 से 5 साल ही रहता है राइट ज्यादातर, राइट। क्या इसके एग्जांपल्स हैं? जब 2022 में ही हमने ट्रैप्स की बात की, तब हमने अपॉर्चुनिटीज की भी बात करी, एंड हमने 5 सेक्टर की बात करी: रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा, इंजीनियरिंग, इंफ्रा, टोबैको एंड मीडिया एंटरटेनमेंट। अगर मीडिया एंटरटेनमेंट को छोड़ दिया जाए तो चारों सेक्टर्स ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है, राइट। अब उसके अलग अलग रीजंस हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ये सब वो सब। नाउ जितने भी स्टॉक्स में हमने मल्टीबैगर रिटर्न बनाए हैं वो हमने कहां पर खरीदे हैं साइकिल्स के, वो ये है। जैसे हमने K&R रेल में 16x बनाया, तो हमने, आप देख सकते हो, बॉटम के नियर साइकिल को Correct. खरीदा है और वहां से उसने साइकिल ने टर्न लिया है। ट्रेल क्या K&R रेल, ये सारी बिजनेस साइकिल्स हैं बाय द वे। राइट नव भारत, ये नव भारत वेंचर हुआ करता था, नवा लिमिटेड, ये बॉटम बना रहा था, उससे थोड़ा सा पहले हमने खरीदा है, तो हमको 1 साल का करीब करीब पेशेंस रखना पड़ा था। क्यूपिड बॉटम बनाने के बिल्कुल थोड़ा सा बाद हमने खरीदा, फीएम इंडस्ट्री थोड़ा सा पहले खरीदा, मैराथन नेक्स्ट जेन थोड़ा सा बाद खरीदा, और मजगांव डॉक। सही। अब बिजनेस साइकिल प्लॉट कैसे करते हो? इसका लॉजिक क्या है? नीचे जो टाइमलाइन आ गई, Right. ये नंबर्स क्या है सर? एग्जैक्टली यही पर हम बात करेंगे। ओके ओके, तो ये हम, अगर, तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप बिजनेस साइकिल को सही से मैप करना सीख गए तो दैट्स इट, वही है जो है। ओके और आप देख सकते हो, हमको यहाँ एक्यूरेट होने की भी जरूरत नहीं है। वहां तो हम थोड़ा सा एक्यूरेट भी हो गए, यहाँ देखो हमने पहले Correct. खरीदा, यहाँ बाद बाद में। में खरीदा, यहाँ बाद में खरीदा। राइट इनफैक्ट ये साइकिल जो है आपको टाइम देगा, जब पहले से ही ये ऊपर हो जाएगा उसके बाद भी आप खरीद सकते हो। करेक्ट तो बात आती है बिजनेस साइकिल को कैलकुलेट कैसे करें, राइट राइट। अभी मैं आपको एक्सेल शीट में भी बता सकता हूं, बट मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है Okay. हिंदुस्तान यूनिलीवर का, हम्म राइट। अभी हमने बात की कि बिजनेस साइकिल्स को हमको फॉलो करना है, राइट। बिजनेस किस चीज से बनाए? पहला तो बिजनेस बनाए ग्रोथ से, करेक्ट राइट। अगर ग्रोथ नहीं है तो बिजनेस नहीं है। राइट ग्रोथ कहां से देखते हैं हम? सेल्स ग्रोथ से। राइट और दूसरा कि ग्रोथ तो आ रही है, क्या वो ट्रांसलेट हो रहा है प्रॉफिट्स में, या फिर क्या वो ट्रांसलेट हो रहा है कैश में? तो वो चीज है आरओसी। राइट तो सेल्स और आरओसी दो ही चीज है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट राइट। तो अभी आप देखो हमने क्या किया, ये हमने एक्सेल शीट पर किया है, बट कोई स्क्रीनर से भी डाउनलोड सकता है करके तो, निकाल right. सकता है। ये एक्चुअली मेरा स्क्रीनर से ही निकला हुआ है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा है सेल्स ग्रोथ, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहे हैं, 2017 3.03, ये इसको तो मैंने सीधा सीधा ही मैप कर लिया। लोएस्ट को रैंक 1 मिला है, इसमें रैंकिंग दिया ही नहीं। ओके वो हमारी हो गई सेल्स साइकिल। ओके तो आप जैसे देख सकते हो 3%, फिर ये Okay. 7%, ठीक है। राइट। ये हमारी हो गई सेल्स साइकिल। करेक्ट ओके दूसरा हमारा आरओसी 90% हुआ करता था उस टाइम पर, 100%, फिर 22%। ये हमारी हो गई आरओसी साइकिल। करेक्ट अब हमको बनाना है बिजनेस साइकिल, तो हमको इसको मर्ज करना पड़ेगा। करेक्ट। तो हमने आरओसी और सेल्स को मर्ज करके आप बिजनेस साइकिल बनाते हो, ओके ऑलराइट राइट। तो अभी हमने सेल्स में जिसको ज्यादा सेल्स है, जिसकी सबसे कम सेल्स है, उसको 1 रैंक उसको 1 रैंक दिया ठीक है। क्योंकि हमको चार्ट ऊपर की तरफ दिखाना है, करेक्ट राइट। तो जिसका कम है उसको 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर मैक्सिमम 9 तक गया, राइट। 9 साल का है तो मैक्सिमम 9 तक 9 तक दिया। इसी तरह से हमने आरओसी दिया और नीचे हमने टोटल रैंक निकाला,
बाकी बाकी सारा हम इग्नोर मार सकते हैं। तो सर बेसिकली जो 1 और 10 मेरा ऐड हो रहा है, ये मेरे को 11 बना के दिया। Right. अब मुझे कंपेयर करना है कि कब रैंक मिला के ज्यादा है और कम है। Right. तो जैसे बिजनेस साइकिल मेरी ऊपर जा रही है तो रैंक ज्यादा होना चाहिए आइडियली। हाँ, अगर Right. बिजनेस साइकिल जा रही है तो रैंक Right. ज्यादा होनी चाहिए, बट हम इसको रैंक के रूप में नहीं देखेंगे तो ज्यादा, क्योंकि रैंक हमेशा 1 2 3 से Correct, ज्यादा correct. अच्छा नहीं होता ना। और- तो इसको हम चार्ट बनाने के रूप से देखेंगे। Okay. इसका हमने चार्ट ही बना लिया सीधा। गॉट इट। ओके। अब आप ये देखो, फरवरी 2019 मतलब मार्च 2019 में ही इस बिजनेस ने बता दिया है ओके, यहाँ ये पे करेक्ट बिजनेस अप साइकिल दे चुका है। मार्च 2019 में ही ये बिजनेस की हिंदुस्तान यूनिलीवर की बिजनेस साइकिल ने हमें बता दिया है कि यहाँ पर टॉप बन रहा है, बट Correct. आपको पता चलेगा 2020 में, Correct. क्योंकि जब वो नीचे आ जाएगा। राइट। तो मार्च 2020 में आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ से जो टॉप साइकिल है वो बॉटम की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है और आपको चर्न कर लेना चाहिए था जो भी आपका रिटर्न। राइट। करेक्ट। राइट, बट आपने नहीं किया क्योंकि बायसेस हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि आ जाएगा सेल्स, दोबारा से आ जाएगा, ऐसा वैसा। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे तो हिंदुस्तान Correct. यूनिलीवर नीचे ही है। अब चूंकि ये लार्ज कैप है इसलिए लोगों ने पैसा लूज नहीं किया, एटलीस्ट 10-20%। करेक्ट। तो सर इसका प्राइस का भी चार्ट में प्लेस करूंगा तो मुझे दिखेगा कि रिटर्न्स नहीं बने अगर बिजनेस साइकिल खराब है तो। डेफिनेटली, इनफैक्ट इसका प्राइस चार्ट अभी खोलकर देख लेते हैं। तो अभी हम स्क्रीनर वेबसाइट पर हैं। राइट। और पिछले अगर हम 10 साल में देखें तो 2020 के बाद इस कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप 2020 के मार्च के रिजल्ट्स अप्रैल में भी मान के चलते हो तो 2100 या 2200 रुपए के आसपास प्राइस था, और आज भी ये प्राइस 2200-2300 रुपए ही है। वो भी इसीलिए क्योंकि ये लार्ज कैप है। अगर यही एग्जांपल हम स्मॉल कैप का भी एक आध दो एग्जांपल उठा लेंगे, वहां से 50 से 70% करेक्शन आप देख सकते हो, अगर जब भी साइकिल नीचे की तरफ जाती है। करेक्ट। राइट। कोई आप और एग्जांपल लेना चाहते हो? कोई और कंपनी, टाटा मोटर्स में भी सर ऐसे टाटा देखा था कि चीजें बहुत अच्छी चली थी, फिर अचानक से गिरने लग गई। राइट, बहुत वो अच्छा। लार्ज कैप ऐसा था जो मिड कैप की तरफ बिहेव किया, तो उसके बारे में जानना चाहूंगा। राइट, तो टाटा मोटर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। तो यहाँ पर जाके मैं टाटा मोटर्स की एक्सपोर्ट डाउनलोड कर लेता हूँ, जो कि मेरी बनी बनाई टेम्पलेट है। करेक्ट। ओके, तो हम टाटा मोटर्स की टेम्पलेट पर हैं। ये चार्ट्स वगैरह मैंने बनाकर रखे हुए हैं। करेक्ट। एंड ये रेशो भी बनाकर रखे हुए हैं। तो रूल क्या है? बहुत सिंपल है। सेल्स ग्रोथ हमें यहाँ पर दिख रही है। करेक्ट। एंड हमने उसके बेसिस पर रैंकिंग कर दी है। Correct. आरओसी हमें यहाँ दिख रहा है, उसके बेसिस पर रैंकिंग कर दी है। एंड सेल्स प्लस ग्रोथ की भी हमने रैंकिंग कर दी है। करेक्ट। अब हम ये देख लेते हैं सेल्स चार्ट, ग्रोथ चार्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला आप देख रहे हो ग्रोथ का चार्ट। करेक्ट। ग्रोथ का चार्ट आप देख सकते हो 2020 से ऊपर की तरफ। आरओसी का चार्ट भी आप देख रहे हो 2020 से आप ऊपर की अब। और ये है आपका बिजनेस साइकिल। करेक्ट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे टाटा मोटर्स में जो कल्ट थिंकिंग के इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स में 30-40% का करेक्शन आया है, यहाँ से ऊपर जाएगा। Correct. लेकिन अगर आप साइकिल देखो तो आप देख सकते हो कि बिजनेस साइकिल दोबारा से नीचे जाना चालू हो चुकी है। Correct. ये जो प्राइस था ये 500 का प्राइस था 2017 में। 500 से ये प्राइस 70 रुपए तक आया था। करेक्ट। तो ये अपने आप में गलतफहमी पालना कि टाटा की कंपनी है तो 500 का स्टॉक 70 रुपए नहीं जा सकता, ये बहुत गलत है। इसका चार्ट भी हम देख लेते हैं। अगर हम इसका अभी करेक्शन देखें तो सिर्फ 30 से 40% करेक्शन देखने को मिला है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हो सकता है इसको अंडर वैल्यूड मान रहे हो। अगर आप प्राइस टू अर्निंग भी देखोगे तो ये कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड दिखेगी। देखो आप करीब 7 और 8 का प्राइस टू अर्निंग, 9.8 का प्राइस टू अर्निंग, राइट। बट ये एक फेक सिग्नल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ईपीएस इटसेल्फ विल गो डाउन। करेक्ट। तो री-रेटिंग कैसे हो जाएगा? एग्जैक्टली। करेक्ट। इनफैक्ट डी रेटिंग होगा अभी तो। अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा का एग्जांपल देख लेते हैं। ओके। तो ये आप देख रहे हो 10 ईयर का सेल्स ग्रोथ, आरओसी ग्रोथ, और ये है आपका बिजनेस साइकिल। आप देख सकते हो बिजनेस साइकिल वाइज कंपनी बॉटम क्रिएट ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस वाइज देखा जाए तो पिछले 1 साल में ही इसने रिटर्न बनाया है। करेक्ट। और यहाँ से अगर बिजनेस साइकिल अच्छा करता है तो कंपनी के यहाँ से अच्छे रिटर्न्स देने का प्रोस्पेक्ट्स अच्छे। ओके, क्या ये सर इसको मैं कह सकता हूँ ये मेरा लीडिंग इंडिकेटर जैसे काम करता है? डेफिनेटली। ओके। इनफैक्ट ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बहुत टाइम देगा। आपको बिजनेस साइकिल यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, तब भी स्टॉक प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा, जैसा आप कोटक में भी देख सकते हो, राइट। इसको हम एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, जो हमने एशियन पेंट्स की बात करी, ठीक है, राइट।
2023 से ये स्टॉक डाउन साइकिल में जाता हुआ दिख रहा है। आप अगर स्क्रीनर पर भी जाकर देखोगे तो, और ये अगर हम स्क्रीनर पर आ जाएं और हम पिछले 5 साल का चार्ट लगा के देख लें, 2023 या 2024 के बाद इस स्टॉक में कोई रिटर्न नहीं बनाया, इनफैक्ट 15-20% का हमको घाटा ही देखने को मिला। और 24 तक मुझे टाइम मिला था एग्जिट होने का। डेफिनेटली। और 23 में साइकिल खराब हो चुकी थी। डेफिनेटली। बॉटम, क्योंकि बॉटम बने या टॉप बने वो एक साथ बाद ही पता चलता है, राइट। जैसे अगर आप इस चार्ट को भी 2023 में ही देखते तो आपको टॉप बनाता हुआ दिखता, करेक्ट। लेकिन यहाँ से डाउन साइकिल जा रहा है, ये आपको 2024 में ही पता चलेगा। और 2024 के बाद भी अगर आप एग्जिट कर देते तो आपके पास बहुत टाइम था जो आपके पुराने रिटर्न्स हैं उनको प्रिजर्व करने का, राइट। ये एग्जांपल हमने लार्ज कैप के लिए, इसलिए हमको 20-30% करेक्शन या टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। यही करेक्शन आप एग्जांपल जब स्मॉल कैप में करोगे तो करेक्शन बहुत ह्यूज होगा। सो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, अभी हमने बिजनेस साइकिल देख ली, हमने देख लिया कब टॉप बन रहा है बिजनेस साइकिल का, कब बॉटम बन रहा है, राइट। क्या बिजनेस साइकिल के बॉटम बनने पर ही खरीद लें? मुझे लगता है इसमें थोड़े से इंप्रूवमेंट की और जरूरत है। उसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग टूल, वो है सिक्लिकल ट्रिगर्स, राइट। क्या है वो सिक्लिकल ट्रिगर? जिससे आपको पहले ही पता चल जाता है कि बिजनेस साइकिल चेंज होने वाला है, बिजनेस साइकिल अप साइड जाने वाला है या डाउन साइड जाने वाला है। कुछ सिक्लिकल ट्रिगर हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज, क्लोनिंग ऑफ फेमस इन्वेस्टर्स, कैपेक्स, कैश रिच और बिग कॉर्पोरेट एक्शन। कुछ ऐसे हैं जिनको वाइडली यूज नहीं किया जा सकता, जैसे होल्डिंग पर इन्वेस्टर है या फिर P2C रेशो है, कुछ हमने अपने खुद के भी बनाए हुए हैं, राइट। तो इनको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज एक बहुत वाइडली यूज्ड सिक्लिकल ट्रिगर है, जहाँ जो भी सेक्टर्स जहां पर प्रमोटर बाय कर रहे हैं या जो भी इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां कंपनीज के प्रमोटर बाय कर रहे हैं, राइट। बट ज्यादातर लोग प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज को एक टोटल पॉजिटिव इंडिकेटर मानकर चलते हैं, राइट। उनको लगता है अगर प्रमोटर बाय कर रहा है तो सही ही है। इस चीज को हम देखते हैं कैसे, इसमें अपॉर्चुनिटीज तो होती हैं बट ट्रैप्स भी होते हैं। करेक्ट। बाय द वे ये है क्वेरी जिसमें आप डाल सकते हो स्क्रीन पर, रन कर सकते हो, तो खुद ही रन कर सकते हैं, राइट। करेक्ट। क्या है अपॉर्चुनिटी? मान लो अगर एक सेक्टर है, उसके 6 कंपनी है, 6 में से 3 कंपनीज में प्रमोटर ने बाय किया, तो आपको पता है कि सेक्टर का अच्छा टाइम आने वाला है, राइट। किसी कंपनी है जिसमें प्रमोटर ने 3 से 4%, 5% होल्डिंग बढ़ाई, आपको पता है कंपनी से अच्छा करने वाली है। अपॉर्चुनिटी सिंपल सी ये है कि प्रमोटर्स मेक मोस्ट अमाउंट ऑफ द मनी इन द मार्केट, दे इवन मोर देन एस इन्वेस्टर्स। आप छोटे से छोटा भी प्रमोटर देख लो, उसकी कंपनी की वर्थ होती है 13,000 करोड़, 14,000 करोड़, जबकि इन्वेस्टर्स, बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स की वर्थ इतनी नहीं होती, राइट। जब प्रमोटर इंक्रीज अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो इट कैन लीड टू अल्ट्रा मल्टीबैगर, मतलब 20x 30x भी बन सकता है। 20x के आस पार में अल्ट्रा मल्टीबैगर बोल देता हूँ। और ये एक इंडिकेशन है सेक्टरल रोटेशन का। अगर पूरे सेक्टर में ही प्रमोटर होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं तो सेक्टरल रोटेशन का एक इंडिकेशन बन जाता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर है, जिसमें आप बड़ी होल्डिंग्स ले सकते हो। करेक्ट। बट बहुत बड़े इसमें ट्रैप्स भी हैं। इट इज इजी टू डिसीव द इन्वेस्टर्स बिकॉज दे नो हम ट्रैक कर रहे हैं, करेक्ट, हम लोग उनको ट्रैक कर रहे हैं, करेक्ट, राइट। बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड होगा एंड प्रमोटर 0.5 या 1% की होल्डिंग बढ़ाएगा, राइट। एंड सोशल मीडिया या फिर मीडिया में यही चालू हो जाएगा कि स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग तो बहुत ज्यादा है, प्राइस टू बुक तो बहुत ज्यादा है, देखो लेकिन प्रमोटर भी बढ़ा रहा है, इसका मतलब कुछ और होने वाला है, कंपनी में ग्रोथ आने वाली है, राइट। लेकिन वो ये नहीं देखते कि प्रमोटर यहां से बढ़ाएगा तो यहां से निकाल देगा। प्रमोटर्स के फ्रेंड्स हैं, FIIs हैं, DIIs हैं, उनके पास एग्जिट करने के बहुत सारे बेसिकली तरीके होते हैं, एंड दिस इज व्हाई इट बिकम्स परफेक्ट एग्जिट टूल, करेक्ट। 0.5% यहाँ पर, वो दंगल मूवी का डायलॉग था ना, दाव दिखाना कुछ और है, लगाना कुछ और है, करेक्ट। तो ये रियल लाइफ में होता है एंड दिस इज नॉट सम एक्सेप्शन, दिस इज बेसिकली अ रूल, आई वुड से। बहुत सारे प्रमोटर्स ने इसको किया है एंड इसीलिए हमें पता है कि ये होता है। कभी कभी ये वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन का टूल भी बन जाता है कि देखो हमारा वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, हम खुद ही 0.5% खरीद रहे हैं, राइट। एंड बाइंग विल ऑलवेज हैपन बिफोर डंपिंग, करेक्ट, ऑब्वियसली। और ये हम इस मार्केट में देख चुके हैं, करेक्ट, राइट। कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। इसका उल्टा भी होता है। जैसे प्रमोटर को कोई बड़ी बाइंग करनी है, मेरे को अपनी कंपनी में 6% बाइंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 0.5 एग्जिट कर दूंगा, करेक्ट, जिससे मीडिया इसको रिपोर्ट करे कि प्रमोटर खुद ही निकल रहा है, ये वो। जैसे अभी इस कंपनी को देखो, इस कंपनी का उतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा था 2019 में, 20 में। अगर आप 18 का भी चार्ट देखोगे तो स्टॉक्स ने 30-40% करेक्ट किया है।
यहाँ से कुछ टर्न अराउंड दिख रहा था, प्रमोटर को खुद अपनी कंपनी को बाय करना था, तो सबसे पहले प्रमोटर ने 0.9% एग्जिट किया। करेक्ट, राइट। मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह यही आया कि अरे ये कंपनी तो अच्छी नहीं है, पहले भी 40% करेक्ट हो चुकी है, अभी देखो प्रमोटर ही भाग रहा है, ये वो। वॉल्यूम मिला, ये है वॉल्यूम, एंड प्रमोटर ने 4% बाय खरीद कर लिया। राइट, राइट। एंड इसके बाद ये स्टॉक ने 8 से 10 गुना रिटर्न्स दिया। करेक्ट। जिस एग्जांपल की मैं बात कर रहा था वो ये एग्जांपल है। प्रमोटर को एग्जिट करना है तो प्रमोटर ने क्या किया, पहले 0.02% बाय किया, उससे भी उसका काम नहीं बना, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो उसने 0.5% और बाय कर लिया। अब पूरा मीडिया यही बात कर रहा है, सोशल मीडिया बात कर रहा है कि देखो प्रमोटर कितनी धीरे धीरे बाय कर रहा है, और उसके बाद सीधे 3% उसने एग्जिट कर दिया। 3 क्वार्टर बाद 3% फिर एग्जिट कर दिया। अब यहाँ से स्टॉक पैसा बनाएगा, नहीं बनाएगा। करेक्ट, राइट। तो ये सिक्लिकल ट्रिगर है। कभी कभी प्रमोटर पब्लिक में बैठे होते हैं, आप ये कंपनी देख ही पा रहे हो कि क्या नाम है, और कुछ पेपर वर्क करके वो फिर वो प्रमोटर सेक्शन में आ जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा लगता है, प्रोफेशनल्स की बात अलग है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। ओके। कभी कभी ये तो फिर भी बहुत पब्लिक है, बहुत बेसिकली विजिबल है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्टॉक बहुत ओवरवैल्यूड हो चुका है, कुछ 2-4 प्रमोटर हैं जो पब्लिक सेक्शन में बैठे हुए हैं, वो फिर कुछ पेपर वर्क करके प्रमोटर सेक्शन में आते हैं, और यूजर्स को लगता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, और वही सबसे बड़ा कारण बनता है डंप करने का। मतलब प्रमोटर खरीदना भी नहीं है उसको उस टाइम पर, सिर्फ पेपर वर्क करना है। राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रैप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे ट्रिगर का हमने बात की, क्लोनिंग। मतलब ये कि मैं विजय केडिया जी की प्रोफाइल पर जाऊं, स्क्रीनर पे उनको फॉलो कर लूं, जो वो खरीद रहे हैं मैं खरीद लूं, और वो अगर अच्छा करेंगे तो मैं भी अच्छा करूंगा। राइट। ज्यादातर स्मॉल कैप में वो इन्वेस्ट करते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी तरह से उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। अगर ये यूजुअली कंसीडर्ड ए क्विक वे टू जनरेट रिटर्न्स, क्योंकि अगर बड़े इन्वेस्टर ने खरीदा है तो स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम देगा या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। ये बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहां पर एस इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। राइट। बट मैंने क्या बोला, अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रैप्स देखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज और ट्रैप सिमिलर हैं प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज से। एस इन्वेस्टर्स आर प्रोस, जिन्होंने अच्छा किया हुआ है तो आप उन पर भरोसा कर सकते हो, अल्ट्रा मल्टी बैगर अचीव कर सकते हो 20-30x। एंड सबसे बड़ी बात, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है क्वालिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्पेक्ट। एक छोटे इन्वेस्टर होने के नाते मेरे पास इतना बैंडविड्थ नहीं है कि मैं किसी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक कर सकूं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैं सीएनबीसी को सुनकर बोल रहा हूं कि इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है या ये है या वो है। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये रियलिटी है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कोई तरीका नहीं है कि वो किसी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक कर सके। करेक्ट। लेकिन अगर किसी बड़े इन्वेस्टर ने देखा है, ऐसे इन्वेस्टर्स ने बाय किया, तो आपको कॉन्फिडेंस उस पर आ सकता है। करेक्ट। बट इसमें ट्रैप क्या है? पहला तो हार्ड टू ट्रैक। आपको कोई भी कंफर्मेशन एक क्वार्टर के बाद ही मिलेगा। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी बातें देखने को मिल सकती हैं, बट कंफर्मेशन हमेशा एक क्वार्टर के बाद मिलेगा, और एक क्वार्टर में बहुत कुछ हो सकता है। अगेन, इजी टू डिसीव द इन्वेस्टर्स एज दे नो दैट यू आर ट्रैकिंग देम। हर एस इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता है, बट ऐसे पास्ट में हमें बहुत सारे एस इन्वेस्टर्स मिले हैं, उनके एग्जांपल भी मैं शेयर करूंगा। इट बिकम्स परफेक्ट एग्जिट टूल। न्यूज जस्ट कम्स बिफोर डंपिंग, एंड बाइंग विल ऑलवेज हैपन बिफोर द डंपिंग। एक एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, ये रियल एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमको पास्ट में मिले हैं, उनको फाइन भी लगाया है सेबी ने और बहुत कुछ किया है। जैसे कि ये एक कंपनी है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर अपर सर्किट लग रहा है, और ये है वो दिन जिस दिन ये न्यूज आई कि इस एस इन्वेस्टर ने इस कंपनी को खरीदा है। 20% का अपर सर्किट, 16% पर क्लोजिंग हुई है। उसके 10 दिन तक बहुत ह्यूज वॉल्यूम मिला है। यहाँ ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाय किया है। दिस इज वेयर he sells his stocks to you. एंड एक क्वार्टर स्टॉक नीचे आया 20%, 30%। बहुत लोगों को लगा कि एस इन्वेस्टर ने इस प्राइस पर खरीदा है तो मैं तो फिर भी 20% नीचे खरीद रहा हूं। एंड यहां पर पूरे रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। एक क्वार्टर के बाद न्यूज आई कि जो एस इन्वेस्टर की बात की जा रही है उन्होंने कभी खरीदा ही नहीं था। या फिर खरीदा भी था तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए, उसी दिन लिया उसी दिन बेच दिया। राइट। फिर से आप देख सकते हो 20% का अपर सर्किट लगा है। ऐसे जाने कितने एग्जांपल्स हैं, काउंटलेस एग्जांपल्स हैं। एंड ये एग्जांपल्स कभी मीडिया में नहीं आएंगे। राइट। कभी कभी आप जब फील करोगे, आपने बाइंग करी होगी, तो आपको पता चलेंगे कि यार ये मेरे साथ धोखा हो गया। राइट। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे ट्रैप्स से बचने के लिए आप सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को फॉलो करें जो सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हैं।
राइट। अदरवाइज वो ये बोलकर निकल जाएंगे कि हमने तो ट्रेडिंग की थी, राइट, और जिन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है। तीसरा है कैपेक्स स्टोरीज, कंपनीज जहां पर कैपेक्स करती हैं। ये उसका क्वेरी है। जो भी कंपनीज कैपेक्स करती हैं, कैपेक्स से सेल्स ग्रोथ आता है, सेल्स ग्रोथ से प्रॉफिट ग्रोथ आता है, प्रॉफिट ग्रोथ से आपके स्टॉक में बढ़िया रिटर्न्स बनते हैं, राइट। तो ये ग्रोथ सेक्टर्स और आप कंपनीज के बारे में आप देख सकते हो। बट फिर से अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रैप्स, कैपेक्स लीड्स टू सेल्स ग्रोथ, देन वैल्यूएशन रेटिंग, इफ डन वेल ग्रेट मल्टीबैगर्स अहेड, इंडिकेशन ऑफ अ मेगा बिल्डअप इन द सेक्टर। ट्रैप्स क्या है? मोस्टली एट द एंड ऑफ अप साइकिल ये होगा, मतलब एट द टॉप होगा। हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया, कैपेक्स कब हुआ? बिल्कुल टॉप पर। या फिर ये बोल सकते हैं कैपेक्स ने ही टॉप को कॉज किया, कैपेक्स हुआ इसलिए टॉप बन गया। एशियन पेंट में भी यही हुआ। जितने भी आप सेक्टर देखोगे जो स्ट्रक्चरल बुल रन कहा जाता है, लेकिन अगर वहां से स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं तो वो कैपेक्स की वजह से ही हुए हैं, क्योंकि सप्लाई डिमांड का गैप उन्होंने फिल कर दिया, राइट। Sometimes it is genuine, sometimes it is valuation justification also, सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो 250 के P/E पर है, हम तो अभी भी कैपेक्स कर रहे हैं, देखो अभी भी ग्रोथ के बहुत सारे ये है। इट इंक्रीजेस कंपटीशन एंड अफेक्ट्स मार्जिन फॉर द मिड टर्म, जैसा कि हमने बात की बॉटल वाले बिजनेस में। और न्यूज विल ऑलवेज कम बिफोर डंपिंग, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंड इसको पॉइंट को हर कोई नोट कर ले कागज पर। न्यूज विल ऑलवेज कम जस्ट बिफोर डंपिंग, करेक्ट। एंड चौथा है ये ग्रेट वैल्यू आर्बिट्राज है, जब कैश इज मोर देन मार्केट कैप प्लस डेट। अगर कैश ही कंपनी के पास मार्केट कैप और डेट से ज्यादा है, मतलब एंटरप्राइज वैल्यू इसकी नेगेटिव में है, तो बहुत अच्छा स्टॉक कर सकता है। इट कैन बी अ क्विक मल्टी बैगर, ग्रेट वैल्यू आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। बट ट्रैप्स भी इसमें ये है कि शॉर्ट कमिंग्स में कह सकता हूँ कि वेरी फ्यू जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज हैं। ज्यादातर आपको पेनी कैप्स में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में नहीं मिलेंगी, क्योंकि नहीं तो फिर छोड़ेंगे नहीं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को। सर तो ये तो हमने समझ लिया अपॉर्चुनिटी ट्रैप्स क्या है, कैसे आप रैंकिंग करते हो, लेकिन आप कैसे सही साइकिल पकड़ते हो और आप कैसे इंश्योर करते हो कि आप उसके अपॉर्चुनिटी वाली कैटेगरी में फॉलो और ट्रैप्स वाली में ना हो? राइट। तो इसके लिए हम वो केस स्टडीज ही देख लेते हैं जहां पर हमने मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाए और हमने कैसे बनाए, कौन सी अपॉर्चुनिटीज देखी, राइट। तो मैंने सबसे पहला एग्जांपल आपको दिखाया था K&R रेल का, जो बाइंग प्राइस हमारा 9.65 है, एवरेज बाइंग प्राइस हमारा 12.1 था, फाइनल एग्जिट हमने 150 पर किया, करीब 16s कमाया, वो भी 1.5 से 2 साल के अंदर हमने ये कमाया, करेक्ट। ये आप मेरा पब्लिक ट्वीट है, ये भी देख सकते हो आप, मैंने K&R रेल के बारे में किया था अक्टूबर 2020 को। क्या इस कंपनी का सिक्लिकल ट्रिगर थे, ये हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये इंफ्रा कंपनी थी, तो इंफ्रा कंपनी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था 2020 में। इनफैक्ट इंफ्रा कंपनी के बारे में ज्यादातर लोग ये बोल रहे थे, अरे यहाँ पर करप्शन ड्रिवन है या फिर गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है, राइट। तो मैनी पीपल वर बियरिश। तो एक तो हो गया हमारा, यानी बिजनेस डाउन साइकिल में है, हमको दिख रहा है, विजिबल है, राइट। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में है ये लोग रेलवे में कंस्ट्रक्शन करते हैं और इंफ्रा रेलवे साइडिंग्स का बनाते हैं ये लोग, राइट। इसमें ट्रिगर पॉइंट्स क्या थे? सिक्लिकल टर्निंग फॉर कंपनी वाज विजिबल इन द फाइनेंशियल्स, वो हम बात कर लेते हैं। और दूसरा ट्रिगर पॉइंट था इसका वैल्यूएशन इटसेल्फ। तो अगर आप बिजनेस में इसके कैश फ्लो को देखते हो तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 1 करोड़, 0.3 करोड़, 2 करोड़ हुआ करता था, 6 करोड़ पहुंच गया, ओके। इसके अलावा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था वो 30 करोड़, 25 करोड़, 28 करोड़ था, जो कि मार्केट कैप इटसेल्फ से ज्यादा था, एंड तीसरा सबसे बड़ा सिक्लिकल ट्रिगर कैपेक्स, जो कैपेक्स 0 करोड़ हुआ करता था, 0.28 करोड़ हुआ करता था, वो सीधा 12 करोड़ पहुंच गया। तो एक नहीं, 2 या 3 हमको सिक्लिकल ट्रिगर मिले, राइट। अगर आप इसकी साइकिल्स को देखो तो ROCE की साइकिल आप देख सकते हो, 2015 से 2019 के बीच में ROCE डाउन हुआ है, EBITDA डाउन हुआ है, सेल्स भी डाउन हुआ है, राइट। तो इससे हमको ये कॉन्फिडेंस मिला कि ये बॉटम ऑफ साइकिल अपनी चल रहा है, करेक्ट। क्वालिटी पैरामीटर की बात करें तो 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 43%, 5 ईयर नेटवर्थ ग्रोथ 12% था, राइट। वैल्यूएशन की बात करें तो मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू 11 से 12 था, हमने 9 रुपए के आसपास 12 पे भी खरीदा, फिर 9 रुपए पे भी खरीदा। मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू जब हमने उस टाइम पर कैलकुलेट की 2020 अक्टूबर में, तब 68 थी, मतलब ये एक 5x अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जैसा आप जानते हैं फाइनेंशियल्स जब चेंज होते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यूज भी चेंज होती हैं,
तो जब हमने 2022 में मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की तो वो 150 थी और 150 के आसपास ही हमने इसको एग्जिट कर दिया। उसके बाद मोमेंटम की वजह से वो 600 रुपए भी गया, 700 रुपए भी गया। ये स्टॉक ने 70 गुना बनाया था, हमने उसमें 17 गुना बनाया। ओके, गॉट इट। दूसरा हमने नवा के बारे में बात करी। नवा भारत वेंचर एक कंपनी हुआ करती थी, पावर कंपनी थी, पावर में, पावर जनरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग में। जुलाई 2020 है। बाइंग प्राइस नियरली 47 थी, एवरेज बाइंग प्राइस भी 47 ही है, एक ही बार बाई किया है। फाइनल एग्जिट प्राइस 514 है, नियरली मल्टीबैगर ऑफ 11x। ओके, इसमें ये पावर कंपनी थी, पावर कंपनी के साथ भी एग्जैक्टली वही फिनोमेना था, कोई बात नहीं कर रहा था इंफ्रा जैसा था वैसे। एग्जैक्टली। और 2020-21 में भी कोई बात नहीं कर रहा था। एंड ट्रिगर पॉइंट इसमें था कि डाउन साइकिल वाज डोमिनेंट एंड विजिबल इन द स्टॉक प्राइस। मार्केट बहुत पेसिमिस्टिक था पावर कंपनीज के बारे में और वैल्यूएशन बहुत माउथ वाटरिंग थे। और एक और सिक्लिकल ट्रिगर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये था प्रमोटर से होल्डिंग से 44 से 46 हो गई थी सिर्फ 2 साल के अंदर। मतलब वैल्यूएशन आपका कम हो रहा है, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत फेयर और बहुत कॉमन सेंस सिक्लिकल ट्रिगर बनता है। करेक्ट। और फिर बाद में जाके और बढ़ी थोड़ी सी 49.5 तक चली। राइट, 49 भी गई 2020 तक। करेक्ट। यहाँ तक करीब 3x बन चुका था, 3 या 4x, और यहाँ के बाद फिर से उसका 7x 6-7x बना है। ओके। तो अगर नवभारत के फाइनेंशियल्स की बात करें तो सेल्स करीब करीब 30% इंक्रीज हुआ था 2016 से 19 में, और नेट प्रॉफिट करीब करीब डबल हो गया था पिछले 2 साल में, राइट। वैल्यूएशंस की बात करें तो मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू 47 थी, चूंकि मार्केट अपने आप में ही पेसिमिस्टिक था, हमें उसी प्राइस पे बाय करने को मिल गया। उसी टाइम पर जब कैलकुलेट की थी मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू 250 थी, और फिर जब 2024 में कैलकुलेट की तो 515 थी, और उस पर हमने एग्जिट कर दिया। करेक्ट, राइट। मिनिमम और मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू का सबसे बड़ा फायदा भी यही है कि हम एक रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अंडर वैल्यूएशन पे खरीदो, ओवर वैल्यूएशन पर बेचो। करेक्ट। ज्यादातर हमने जब एग्जिट किया तब ज्यादातर लोग पावर कंपनीज के बारे में, नव भारत वेंचर के बारे में बात कर रहे थे, बट हमारा रूल है, हमने एग्जिट करना था, तो हमको एक अच्छा एग्जिट पॉइंट मिल गया। क्यूपिड के बारे में अगर हम बात करें तो इट वाज इन मैन्युफैक्चरिंग मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट जेली। एंड जब ये सिक्लिकल ट्रिगर इसका ये था कि यूएस एफडीए से इसका एक कोई अप्रूवल पेंडिंग था, एंड अगर वो हो जाता है तो यूएसए में सेकंड बिगेस्ट कंपनी ये बनने वाली थी उस सेगमेंट में। करेक्ट, राइट। 8 ईयर सेल्स ग्रोथ 34%, 8 ईयर एवरेज आरओसी 46% एंड नेटवर्थ ग्रोथ 30%। उसके बाद भी ये कंपनी अपने मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू पर थी, जो मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू इसका 192 पर था। 230 तक ये प्राइस आया था, 230 पर हमने बाइंग किया। मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू 1570 थी उस टाइम पर, फिर हमने एग्जिट 2460 पर किया, जो कि एक्स स्प्लिट 123 है। तो ये करीब करीब 11x। ओके। एंड अब आता है मझगांव डॉक। मझगांव डॉक डिफेंस थीम की वजह से चला, बट अगर आप 4 साल पहले देखोगे तो डिफेंस थीम में ये नहीं आता था, ये शिप बिल्डिंग में आता था, शिप बिल्डिंग इंफ्रा। और 2020 में जैसे मैंने बताया हर कोई पेसिमिस्टिक था और हम लोग बुलिश थे इंफ्रा में, क्योंकि साइकिल हमको चेंज होती हुई दिख रही थी, और इसीलिए हमने इस कंपनी को खरीदा भी और अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट भी किया। 265 रुपीज पर हमने सजेस्ट किया। अच्छा, हम चाहे जितनी बात कर लें कि डाउन साइकिल पे खरीदेंगे, बॉटम पर खरीदेंगे, मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू पर खरीदेंगे, लेकिन जब आप बाय करते हो तो जो सेंटीमेंट आपको हिट करता है या जो साइकोलॉजी होती है आपकी या फिर बाकी इन्वेस्टर्स की, वो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। करेक्ट। मझगांव डॉक एक ऐसी कंपनी है जिसमें मेरा कॉलेज फ्रेंड काम करता है, एंड जब मैंने इसको 265 रुपीज पर बाय दिया तो ही केम टू मी एंड ही सेड कि यार मैं इस कंपनी में काम करता हूँ इंजीनियर के रूप में, हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, ये लास्ट प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। ये जो वेल्डर हैं या ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, जितनी भी वेल्डर कटर, इनको हम लोग अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ डिस्पोज करें, किस प्रोजेक्ट में दें या किसी कंपनी को दे दें, एंड तुम इस कंपनी में बाइंग कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एंड उसने खुद बाय नहीं किया उस अपनी कंपनी में, एंड हम तो बाय दे चुके थे, और चूंकि 5% ही दिया था, कोई 15-20% दिया नहीं था, तो देयर वाज नो पॉइंट कि हम आर्ग्यू भी करें इस पर। तो हमने होल्ड करके रखा, और वही उस ऑर्डर बुक की, जीरो की ऑर्डर बुक से आप 2024 का ऑर्डर बुक देखो, 38,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है इस कंपनी के पास। आज की डेट में तो रशिया वगैरह भी आकर एक्सपोर्ट पर ऑर्डर बुक चल रहा है, राइट। तो मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू अगेन 265 था उस टाइम पर मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू 1500 था। 2700 का मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू अभी मतलब 2024 में था, हमने 2250 पर क्लाइंट्स को एग्जिट दिया था।
कुछ छोटी सी क्वांटिटी मेरे पास रखी हुई थी, मैंने 4800 पर बेची, तो 20x करके, ओके राइट। और जो लास्ट एग्जांपल GNA XL और फ्रीएम इंडस्ट्री का है, करीब करीब बाइंग प्राइस 141 थी, फाइनल एग्जिट प्राइस 815 थी। फीएम इंडस्ट्री का 365 और 2530 फाइनल एग्जिट प्राइस था। ये हमारे कहाँ से आए? ये जो रैंकिंग है ये इसका ट्रिगर था। करेक्ट। आपको 2017 में पता होगा ऑटो सेक्टर्स इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक नॉर्म गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के चलते BS4 से BS6 में शिफ्ट करने Correct. की गाइडेंस इशू कर दिया था Correct. ऑटो कंपनीज को। Correct. उन्होंने इसको न्यूज़ को बहुत अच्छे से नहीं लिया, उन्होंने अपने प्रोडक्शन शॉप्स भी कट करना चालू कर दिए थे। सबसे ज्यादा असर किसी को हुआ वो ऑटो एंसिलरी को, Correct. क्योंकि वो सप्लायर हैं, भागते हैं तब भी वही सबसे ज्यादा भागते हैं, Correct. गिरते हैं तब भी वो भी आगे। 2018 और 19 तक ये स्टॉक 70 और 60% अपनी टॉप की वैल्यू से गिर चुके थे। तो ये एक ट्रिगर था, और उस टाइम पर हमने ये रैंकिंग किया। आपको पता ही है, हम जब रैंक करते हैं तो 3 ईयर सेल्स ग्रोथ, 3 ईयर एवरेज ROC Correct. और प्राइस टू बुक के बेसिस पर करते हैं। और हमने जब ये रैंक किया तो हमको GNA XL, प्रिसीजन कैमशाफ्ट, हाईटेक गियर, IST, सुंदरम और फीएम इंडस्ट्री मिला। और आउट ऑफ टॉप 6-7 कंपनीज हमने टॉप 2 को चुना, फीएम और GNA XL। करेक्ट। और ये हमारी दोनों 7 और 8x बनी। ओके, राइट। अगर GNA XL के बारे में बात करें तो GNA XL इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, नियरली 50% रियर एक्सल शाफ्ट में। और फीएम इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमेटिव लाइटिंग में और हेड गियर्स में, टू व्हीलर में भी है, इसका ओला के साथ भी अभी आया था कुछ। तो ये उस टाइम पर हमने 2019 नवंबर के आसपास हमने इसमें दोनों में बाइंग की। एंड 2023 में मैं देख रहा था बहुत सारे ग्रोथ इन्वेस्टर्स बाय कर रहे थे इसमें। 2023 में हमने इनको एग्जिट किया है। ओके, राइट। तो ट्रिगर पॉइंट क्या था? डाउन साइकिल डोमिनेंट थी, जो BS4 BS6 का इशू हमने डिस्कस किया। मीडिया, मार्केट, सबको लोग इसके प्रति पेसिमिस्टिक थे। करेक्ट। हम लोग ऑटो कंपनी में जब बाय कर रहे थे, लिटरली बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ऑटो में क्यों जा रहे हो, राइट? ऑटो में कोई रिटर्न्स नहीं बनने वाला आने वाले 4-5 साल, हिंदुस्तान यूनिलीवर में पैसा लगाओ, ये जो कंपनीज हैं एशियन पेंट, नेस्ले, इनमें कम पैसा लगाओ, कहाँ जा रहे हो, राइट? एंड अगेन वैल्यूएशन वाज माउथ वाटरिंग। GNA XL के अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 29 करोड़ से 72 करोड़ हुआ था 2014 से 19। एंड सबसे बड़ी बात, नेट कैपेक्स अगर आप देखोगे तो 10 करोड़ का 88 करोड़ हो गया था, मतलब 8 टाइम्स हो गया था कैपेक्स 2018 में। तो ये भी एक ट्रिगर था। मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू 138 थी, हमने 141 के आसपास बाय किया, वही 2-4 रुपए ऊपर नीचे। मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू उस समय पर 1140 थी, 1140 स्टॉक ने टच भी किया, बट हमने थोड़ा सा बाद में एग्जिट किया 815 के आसपास। सेम गोस फॉर फीएम इंडस्ट्री। सेल्स आपकी 5 साल में डबल हुई थी 2014 से 2019 में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 88 करोड़ से 155 करोड़ पहुंचे थे, लेकिन नेट प्रॉफिट 37 करोड़ से 55 करोड़ ही हुआ था, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्जिन या फिर प्रेशर, OPM प्रेशर मार्जिन, राइट? अगेन मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू इसका 265 था, अभी 130 हम देख रहे हैं आफ्टर स्प्लिट। मिनिमम मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू 1800 था, एंड उसके बाद 2400 के आसपास था, हमने 1265 पर एग्जिट किया, राइट? सो ये आप देख सकते हो कि किस तरह से आप एक फॉर्मूला बेस्ड या प्रोसेस बेस्ड कंपनीज और प्रोसेस बेस्ड बाइंग और सेलिंग करके आप मल्टी बैगर तो अच्छे क्रिएट कर ही सकते हो, प्लस सबसे बड़ी बात पीस ऑफ माइंड है, क्योंकि मुझे पता है मुझे कहाँ घुसना है, मुझे कहाँ निकलना है। करेक्ट। और ये सिर्फ आप शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हो, 3 साल 5 साल में भी। करेक्ट। ओके, आई थिंक सर बहुत ही वंडरफुल सेशन था, जहाँ पे जो मुझे पर्सनली सीख मिली है कि जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो हर बार जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो डाउन साइड रिस्क बढ़ा रहता है कि यहाँ से और कितना चला गया नीचे, यहाँ से और कितना जा सकता है, क्योंकि एसेंशियली तो एक स्टॉक जीरो भी जा सकता है। बट जब ये सेशन अटेंड करते हैं और जब ये चीज़ों के बेसिस पे हम आंसर्स खोजते हैं तो एक चीज़ तो श्योर हो जाता है कि अपसाइड हमारे को रिटर्न्स बनने की पॉसिबिलिटी इतनी हो सकती है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम कैपिटल गंवाने की, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, वो जब कम हो जाती है तो जैसे आपने राइटली कहा कि चैन की इंसान सो सकता है। तो आई थिंक आई एम वेरी श्योर जिन भी लोगों ने इस पॉडकास्ट को सुना है, इस लर्निंग वीडियो को सुना है, वो ये चीज़ जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनका जो डाउन साइड रिस्क है वो बहुत मिनिमल हो जाता है और एक बेटर इन्वेस्टर वो बन सकते हैं, गिवन वो ये चीज़ें अपनी मेथोडोलॉजी में, अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल में थोड़ा बहुत अडाप्ट करे। एट द वेरी सेम टाइम अगर किसी को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए
तो सर इज डेफिनेटली रिसर्च एनालिस्ट। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि वो अब तक 300 करोड़ के एसेट पे अपना एडवाइस दे चुके हैं एंड रिटर्न्स हमने सभी ने देखे कैसे आए हुए। सो इन केस अगर आपको उनको रीच आउट करना है, अगर आपको सब्सक्राइब करना है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डेफिनेटली आप देखिएगा। वीडियो के अंत तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको एक अच्छा इन्वेस्टर मार्केट में बनना है और सर के साथ आप ये जर्नी साथ में पूरी पूरी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर watching this video everyone. Thank you so much sir for this presentation. It was a beautiful presentation. Examples के साथ चीजें बहुत ही clearly हमको समझ में आ गई। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आप ऐसे ही बुलाते रहो एंड ऐसे ही हम जर्नी हमारी नॉलेज शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।